बिटिया का रंग कुछ दबा लग रहा है, आंटी ने 6 साल की बच्ची को देखकर कहा। बच्ची की माँ ने जवाब दिया, वो दिन भर धूप में खेलती है ना, मानती ही नहीं। माँ को मालूम था कि बात धूप की नहीं है, लेकिन माँ ने बेटी का धूप में खेलना बंद करवा दिया। कभी चाय न पीने दी और आने वाले कई सालों तक नहाने के लिए उपटन बनाकर देती रही कि लड़की गोरी हो जाए। माँ के दिमाग में ये किसने भरा था कि लड़की का गोरा होना जरूरी है? समाज ने, फिल्मों ने, बेशक, लेकिन खूबसूरती की ये परिभाषा कौन लेकर आया? बाजार सालों साल से कैसे काम कर रहा है ये गोरेपन का मार्केट, और इसकी वजह से लोगों में किस तरह और कितना जहर फैला है, समझेंगे आज आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। अगर आपने मेरे वीडियो ब्लॉग म्याऊं का पिछला एपिसोड देखा हो तो याद होगा कि मैंने बात की थी गोरेपन से हमारे ऑब्सेशन की। आज हम शायद समझ पाएं कि ये दीवानगी क्यों है। फैक्ट से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL एक कंपनी है, कई प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन इसके सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स में से एक है फेयर एंड लवली, कथित रूप से चेहरे को गोरा बनाने वाली क्रीम। लगभग 1975 के आसपास से चली आ रही इस क्रीम के 5 रुपए के पैकेट से लेकर कई 100 की ट्यूब तक बाजार में धड़ल्ले से बिकती। कहाँ से आई ये क्रीम? 1971 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नियासिनामाइड नाम का केमिकल पेटेंट कराया और उसके बाद इस केमिकल के साथ बाजार में फेयर एंड लवली उतारी। इस केमिकल को मेलानिन घटाने वाला कहा जाता है। मेलानिन की वजह से ही आपकी त्वचा का रंग गहरा या हल्का होता है। कम मेलानिन यानी हल्के रंग की त्वचा, ज्यादा यानी गहरे रंग की त्वचा। भारत में ये क्रीम 1975 में लॉन्च हुई। उसके बाद से लेकर अब तक कई अलग अलग पैकेजिंग में शहरों से लेकर गांवों तक पहुंच चुकी है। फेयरनेस प्रोडक्ट्स की रेंज में फेयर एंड लवली का मार्केट शेयर तकरीबन 70% पाया गया, साल 2000 की एक स्टडी के हिसाब से। फेयर एंड लवली का टारगेट मार्केट आमतौर पर 18 से 35 साल की महिलाओं का माना जाता है, लेकिन 16 मार्च 2003 को द हिंदू में छपे आर्टिकल सीइंग रेड विद दिस पिच में निनान एस लिखते हैं, इस बात के कई उदाहरण मिलते हैं कि 12 से 14 साल की स्कूल जाने वाली लड़कियां भी ये क्रीम लगाती हैं। और इसकी खास बात यह है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके बीच भी इस क्रीम की काफ़ी डिमांड है। निनान अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि सैम बलसारा, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, ने कहा कि फेयर एंड लवली कई दशकों से भारतीय बाजार में पैठ बनाए हुए है। उनके मुताबिक 1994 में हैदराबाद की झुग्गियों में रहने वाली महिलाएं तक बताती थीं कि उनकी बेटियां फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करती हैं। रंग गोरा करने वाली इस क्रीम को बाजार में एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट की तरह बेचा गया, यानी एक ऐसा उत्पाद जिसे लोग खरीद कर खुद को थोड़ा और बेहतर मान लें, एक तय स्टैंडर्ड के करीब आ जाए। इसे टारगेट किया गया उन लोगों के लिए जो बाजार में खरीदारी करने निकलते तो शायद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उनकी लिस्ट में नहीं होते। इसके पीछे वजह थी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से जुड़ी इमेज की वो बेहद कीमती होते हैं, उन्हें खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन इसका भी उपाय निकाला गया, फेयर एंड लवली को बेहद छोटे सैशेज में कम दाम पर बेचा जाने लगा। एक निम्न मध्यम या निम्न आय वर्ग का व्यक्ति 100 रुपए की ट्यूब न खरीद पाए, लेकिन 2 या 5 रुपए की पुड़िया की जगह हर बजट में निकल ही आती थी। और इन छोटे पाउचों को खरीद कर गाँव कस्बों में रहने वाली महिलाएं भी कुप्पा हो जाती कि वो ऐसी क्रीम लगा रही हैं जिसका ऐड टीवी पर आता है। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हजारों की संख्या में मौजूद कंपनी के ऑन ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की रही, जिन्होंने ये पक्का किया कि बड़े स्टोर्स के साथ नुक्कड़ों पर मौजूद किराने की दुकानों पर भी ये प्रोडक्ट उपलब्ध रहे। CK प्रहलाद और A हैमंड ने साल 2004 में फॉरेन पॉलिसी नाम की मैगजीन में सेलिंग टू द पुअर नाम से एक आर्टिकल लिखा था। इसमें उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाने वाली एक कम उम्र महिला को कोट किया। उस महिला ने गर्व से फूलकर उन्हें बताया कि वो एक फैशन प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है जो उसे धूप से बचाता है और उसकी चमड़ी को झुलसने नहीं देता, जैसे उसके माता पिता की झुलस गई थी बाहर धूप में काम करते करते। उनके मुताबिक उस महिला को एक चॉइस मिली अपनी लाइफ को लेकर, एक ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का मौका मिला जो वो अपने बजट में खरीद सकती थी। हैमंड और प्रहलाद के मुताबिक इस तरह हिंदुस्तान यूनिलीवर, जब उस समय कंपनी का नाम हिंदुस्तान लीवर हुआ करता था, ने लोगों को डिग्निटी और चॉइस के मौके दिए। ये सब कैसे हुआ? विज्ञापनों से। फेयर एंड लवली की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदलते हुए समय के हिसाब से बदली गई। 90 के दशक की शुरुआत में जब महिलाओं को अरेंज मैरिज के लिए तैयार किया जाता था, तब उस समय उनकी खूबसूरती को एक करेंसी की तरह दिखाया जाता था, जिसे भुनाकर वो एक बेहतर पति पा सकती थी। फेयर एंड लवली ने इस आइडिया को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि इस क्रीम का इस्तेमाल करके लड़कियां किसी भी संभावित दूल्हे को आकर्षित कर सकती हैं। इसके बाद आया Y2K यानी साल 2000।
सदी ने करवट ली और विज्ञापनों के तेवर भी बदल गए। लड़कियां ड्राइंग रूम में चाय की ट्रे लेकर खड़ी रहने के बजाय खटखटाती हील्स में एंकर, फ्लाइट अटेंडेंट और हाई फाई कंपनियों में काम करने वाली एम्प्लॉय बनने लगे। फेयर एंड लवली ने इन मौकों को भी भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके विज्ञापनों में नौकरी पेशा युवतियों के लिए बेसिक प्रोडक्ट बना दिया गया इस क्रीम को। फोकस खूबसूरती से कॉन्फिडेंस पर शिफ्ट हो गया। थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश भी हुई। गोरेपन की जगह निखार शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इन सब के बीच कोर वैल्यू वही बनी रही। हल्के रंग की त्वचा आपको जॉब दिला देगी, आपको दफ्तर में मान दिला देगी। जेनेलिया डिसूजा कमेंटेटर बनने जाएंगी तो उनकी क्रिकेट की नॉलेज नहीं, उनका चिट्टा रंग और गुलाबी गाल काम आएंगे। केमिकल के नाम से भागने वाली जनता को पोटने के लिए आयुर्वेद का भी सहारा लिया गया। इतने ऐड चलते हैं इस क्रीम के। यामी गौतम मुस्कुराते हुए कहती हैं, इसी से चेहरा धो, इसी की क्रीम लगाओ तो मिलेगा डबल निखार। सिर्फ क्रीम लगाने वाली लड़की अपना समूह लेकर बैठ जाती है, सोचती है अब फेस वॉश भी खरीदूं। कल को स्पेशल पानी भी लेकर आएंगे ये कि इसी पानी से मुंह धोना, मिलेगा ट्रिपल निखार। लेकिन अगर ये क्रीम इतने सालों से लगातार ये दावा करती आ रही है तो इसके असर को कभी मेडिकली चैलेंज क्यों नहीं किया गया? वो इसलिए कि ये क्रीम दवाओं की श्रेणी में नहीं आती, जिसे अंग्रेजी में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहते हैं। ये वो नहीं है, और चूंकि ये उस श्रेणी में नहीं आती, हिंदुस्तान यूनिलीवर पर इसके असर को साबित करने की कोई बाध्यता नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर अनिल करनानी अपने रिसर्च पेपर डूइंग वेल बाय डूइंग गुड केस स्टडी फेयर एंड लवली व्हाइटनिंग क्रीम में स्टार वीकेंड मैगजीन के हवाले से लिखते हैं, कई स्किन स्पेशलिस्ट, जिनको डर्मेटोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, इस क्रीम के असर को शक की निगाह से देखते हैं। उनका मानना है कि फेयरनेस क्रीम्स तब तक कोई असर नहीं कर सकती जब तक उनमें स्किन ब्लीच करने वाला एजेंट ना हो, जैसे स्टेरॉइड, मरकरी जिसको हिंदी में पारा कहते हैं, केमिकल सॉल्ट इत्यादि। इनकी मौजूदगी से फेयर एंड लवली पूरी तरह इनकार करती है। इसी रिसर्च पेपर में करनानी प्रिया कुल्ला वनियाजा के हवाले से लिखते हैं, व्हाइटनिंग क्रीम्स धड़ल्ले से बिकती हैं, लेकिन इनके फायदे का कोई लिखित हिसाब हो ऐसा नहीं है। एम्स के डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रह चुके डॉक्टर आर.के. पंडी के अनुसार उन्होंने भी कभी ऐसी कोई मेडिकल स्टडी नहीं देखी जो चमड़ी सफेद करने के दावों को पुष्ट करती हो। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के चेयर रह चुके प्रोफेसर ए.बी.एम. फारूकी के अनुसार गोरी चमड़ी से लोगों का ऑब्सेशन भले हो, लेकिन सांवली या गहरे रंग की त्वचा ज्यादा स्वस्थ होती है। हल्के रंग की चमड़ी की तुलना में इसे स्किन डिजीज होने की आशंका कम होती है। त्वचा में ज्यादा मेलेनिन इसका सूरज की किरणों से बचाव करता है। गोरे रंग को बेहतर बनाने के छुपे एजेंडा के अलावा चेहरे को गोरा करने वाली क्रीमों का एक पहलू और भी है जो जहरीला है। आउटलुक इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने पाया कि भारत में बिकने वाली 44% फेयरनेस क्रीम्स में पारा होता है। कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जहरीली धातुएं मिली होती हैं। कई ब्रांड्स के साथ सीएससी की स्टडी ने फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स क्रीम को बढ़े हुए पारे के लेवल्स के लिए फ्लैग किया। FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिसमें पारे की थोड़ी सी भी ट्रेस मिल जाए उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन HUL के स्पोक्सपर्सन की माने तो उनके सभी प्रोडक्ट्स FDA द्वारा अप्रूव किए गए हैं। हाल में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने घोषणा की कि वो अपने प्रोडक्ट से फेयर शब्द हटा लेंगे। हाल ही में अमेरिका में ब्लैक व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या के बाद से ही नस्लभेद और रंगभेद पर तगड़ी बहस चल रही है। इसी सिलसिले में कई फैशन ब्रांड्स से लेकर लाइफस्टाइल मैगजीन्स तक ने अपने आप को नए तरीके से पेश किया है ताकि वो खुद को ज़्यादा इंक्लूसिव दिखा सके। अपने नाम से फेयर हटाकर हिंदुस्तान यूनिलीवर इस क्रीम का नाम क्या रखेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस क्रीम की बिक्री रुकने पर संशय है। वो भी तब जब 2020 की ही फरवरी में भारत सरकार ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी ऑब्जेक्शनेबल एक्ट 1954 में बदलाव की बात सुझाई है। अब ये एक्ट क्या है? इस एक्ट में दवा या गंदे ताबीज़ों के विज्ञापन की मनाही है। मुख्यतः ऐसे जो कुछ खास बीमारियों का इलाज करने का दावा करने का विज्ञापन कर रहे हैं। 54 बीमारियों और मेडिकल कंडीशंस की लिस्ट है जिनके लिए विज्ञापन नहीं किए जा सकते। नए ड्राफ्ट के अनुसार लिस्ट में जोड़ी गई बीमारियों मेडिकल कंडीशंस की लिस्ट बढ़ाकर 78 कर दी गई है, जिनके लिए बनाए गए एड्स प्रतिबंधित होंगे। उनमें से कुछ है प्रीमेच्योर एजिंग रोकना, रंग गोरा करना, याददाश्त बेहतर करना, बच्चों वयस्कों की हाइट बढ़ाना इत्यादि। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुझाए गए ये बदलाव अगर स्वीकृत हो गए तो गोरा करने, सेक्सुअल क्षमता या दिमागी क्षमता बढ़ाने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर 5 साल तक की जेल या 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नहीं, विज्ञापनों की भाषा में भी बदलाव सुझाए गए हैं।
इस ड्राफ्ट बिल के कानून बनने के बाद क्या फेयरनेस क्रीम्स के विज्ञापन रुकेंगे? क्या सांवली और उदास दिखती लड़कियां क्रीम पोतकर खुश होती दिखनी बंद हो जाएंगी? क्या अखबारों में एक्सट्रीमली फेयर ब्राइड वांटेड के मैट्रिमोनियल ऐड नहीं दिखेंगे? आप सोचिए। कैमरे के पीछे खड़े हमारे साथी अमितेश ने चाय चढ़ा रखी है, मैं जाकर चाय पीती हूँ। आप अपने कमेंट्स दीजिए कमेंट बॉक्स में, या फीडबैक दीजिए thelalantoppp@gmail.com पर। बड़ी मेहनत से ये जानकारी जुटाई थी प्रेरणा ने। मेरा नाम प्रतीक्षा है, शुक्रिया।